प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। इसको आप लोग मौर्य वंश के नाम से भी जानते होंगे, तो आप मौर्य वंश कहिए और कई जगह पे मौर्य साम्राज्य के नाम से भी आपको यह चैप्टर दिखाई देगा। आप जैसा कि जानते हैं हिस्ट्री के इससे जस्ट पीछे वाले क्लास में हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे जो है सिकंदर को, ठीक है, विश्व विजेता सिकंदर। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था किस तरह से सिकंदर को जो चाणक्य थे वो यहाँ से एक तरह से कहा जाए तो धोखाधड़ी से, या फिर आप यह कह लीजिए कि आंख में धूल झोंक करके यहाँ से उनको जो है ना भारत में किसी तरह घुसने नहीं दिया गया, ठीक है। और इसमें जो चाणक्य का सबसे ज़्यादा जो हेल्प करने वाले व्यक्ति रहे वो थे, आपने देखा, चंद्रगुप्त, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। और जिस टाइम पर जो है सिकंदर भारत आया था उस समय भारत में मगध के जो सम्राट थे, मगध के जो शासक थे वो थे, आप जैसा कि जानते हैं, नंद वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का? नंद वंश का। और नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद उस टाइम पर जो है ना शासन कर रहे थे। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके हैं। और जैसा कि लास्ट में हमने आपको बताया भी था, सिकंदर को आपने देखा था कि सिकंदर यहाँ से चले गए थे और सिकंदर को हम लोगों ने अंत भी कर लिया था, मतलब सिकंदर का मृत्यु तक हो गया था। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए सिकंदर के लौट जाने के बाद चाणक्य जो है, कौन? चाणक्य, जिसे आप लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। चाणक्य ने अपने बहुत ही खास जो है ना शिष्य, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके सहायता से जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को, किसको? घनानंद को पराजित किया, उसका अंत किया। एक तरह से कहा जाए तो उसको मार दिया गया। और घनानंद का अंत करने के बाद नंद वंश की समाप्ति हो गई, मौर्य ये जो है मगध के ऊपर। और चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर जो है ना शासन करना शुरू किया। और वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जो अपने वंश का नाम रखा वो रखा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा था। तो हमें आज पढ़ना है मौर्य वंश। आज जनरली शुरू करेंगे मौर्य वंश को। मौर्य वंश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक लंबा सा चैप्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वंश में बहुत सारे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। अशोक महान का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो अशोक जो बहुत ही बड़े सम्राट थे भारत के, मगध के शासन, मगध के गद्दी से जो है उन्होंने शासन चलाया था, वो भी मौर्य वंश के ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ना यह चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान जो है ना यहाँ पर मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया मौर्य साम्राज्य, या इसे मौर्य वंश भी कह सकते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में सबसे पहला बात हमें पता होना चाहिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं। तो याद रखिएगा कि मौर्य वंश के जो संस्थापक है उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, याद रखेंगे क्या थे ये, तो चाणक्य के शिष्य थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक थे, जिसे आप आचार्य कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई कर रहे थे। और प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी कितना क्षमता रखता है, यह सबसे ज़्यादा जानकारी उसके गुरु को होता है, उसके गुरु को होता है। और
चाणक्य को पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्या कर सकता है, क्योंकि चेला के अंदर क्या गुण है वो गुरु से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। और विश्वास था, इस बातों के कारण जो चाणक्य थे उनको विश्वास था चाणक्य को कि चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है भारत के लिए कुछ कर सकता है और वो सिकंदर को भी वापस भेज सकता है और घनानंद को भी खत्म कर सकता है। ये क्षमता चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर बहुत पहले ही दिख गया था और इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही अच्छा तरीका से जो है ना उन्होंने शिक्षा दिया और ट्रेंड किया। एक विद्यार्थी की तरह नहीं, एक राजा, एक शासक के तरह इसको ट्रेनिंग दिया गया चाणक्य के द्वारा। यही तो प्यारे बच्चों खासियत है। अगर आपके अंदर जज्बा होगा, काम करने का ललक होगा और मेहनत अगर आप करके दिखाएंगे तो आपके गुरु ऐसे ही आपको सेलेक्ट करेंगे महान कार्य के लिए। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को महान कार्य के लिए चाणक्य ने जो सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कितनी काबिल तारीफ है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये एक छोटे जाति से बिलोंग करते थे, फिर भी चाणक्य ने इन्हें सेलेक्ट किया क्योंकि चाणक्य जाति नहीं देखते थे, चाणक्य देखते थे काबिलियत। और इन्हें लगा कि यही एक मेरा चेला है, यही एक मेरा शिष्य है, विद्यार्थी है जो घनानंद का अंत कर सकता है, भारत के साम्राज्य को अच्छा से चला सकता है मगध के अंदर से, और सिकंदर को भी देश से बाहर भेजने में सफल हो सकता है। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शुरू से ही बहुत अच्छा तरीका से ट्रेनिंग दिया था। और जो है आगे आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को भी ख़त्म किया, सिकंदर को तो भारत से भेजा ही भेजा, और अगला शासक भी मगध का चंद्रगुप्त मौर्य ही बना। तो मौर्य वंश का सबसे पहला बात याद रखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा कि जैन धर्म का अनुयायी थे, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले थे। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू को मानते हैं, कोई मुस्लिम को मानते हैं, उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो वो जैन धर्म को मानते थे। और जब हम आपको जैन धर्म पढ़ाए होंगे उस टाइम पर भी हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी दिया होगा, और आज फिर से वो जानकारी मैं दे दूंगा क्योंकि आज तो उन्हीं को डिटेल में क्या करना है, पढ़ना ही है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करी जाए तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने जो स्थापना किया था वो याद रखिएगा 322 या 321 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। कब स्थापना किया था? अगर आप डेट याद रखने की कोशिश करें तो, लेकिन वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, डेट ना के बराबर ही आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। 322-21 ईसा पूर्व के आसपास जो है याद रखेंगे मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी प्यारे बच्चों 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 322 323 में 21 में वो मौर्य वंश का स्थापना ही करते हैं, लेकिन मृत्यु 298 में कैसे हो गया? तो ये प्यारे बच्चों ईसा पूर्व है, ठीक है, बीसी है। ईसवी आगे आगे बढ़ती है, लेकिन ईसा पूर्व क्या होती है, घटते क्रम में चलती है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग पीछे के क्लास में कर चुके हैं। याद रखिएगा इनका मृत्यु कहाँ हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया था श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला जो है ना, स्थान का नाम है, कर्नाटक राज्य में यह क्या है, स्थान है। और इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है, आपको हमने बताया भी था पूरा डिटेल कि जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था तो जैन धर्म के कुछ लोग, ठीक है ना, वो मगध को छोड़ करके दक्षिण भारत चल गए थे। कर्नाटक जगह का नाम था श्रवणबेलगोला, और वहाँ पर भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, जिस कारण से ये जो है ना आपके चंद्रगुप्त मौर्य वो श्रवणबेलगोला में ही अपना प्राण क्या कर दिए थे,
त्याग दिए थे। ये सब बात जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी शासक के लिए माँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप याद रखेंगे इनके माता जी का नाम, ठीक है ना। किनके माता जी का नाम? तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का नाम याद रखेंगे। इनके माता जी का नाम था मोड़ा। क्या नाम था प्यारे बच्चों? मोड़ा, ठीक है। सब चीज़ तो लिखा नहीं जा सकता है, आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जो आपको लगे कि इसमें हमने नहीं लिख के लाया है तो आप लोग लिखते भी चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कितना लिख के लाएंगे हम, ठीक, वो भी बात है। तो इनके माताजी का नाम मोड़ा था और इसी कारण मोड़ा के पुत्र ने जिस वंश का स्थापना किया उस वंश का नाम रखा गया मौर्य वंश, ठीक है ना। इसके माताजी के नाम से मिलता जुलता था, याद रहेगा। तो इन्होंने अपने वंश का नाम मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य क्यों रखा? क्योंकि चंद्रगुप्त के माताजी का नाम था मोड़ा। क्या नाम था? मोड़ा था। अगर बात करें इनके पिताजी के बारे में, तो पिताजी के बारे में कहीं भी इतिहास में बहुत ज़्यादा ठोस जानकारी नहीं मिला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कई इतिहासकार कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये छोटे जाति से ही बिलोंग करते थे और इनके पिता का हत्या जो है घनानंद ने कर दिया था। ऐसा कई जगहों पे जो है ना अलग अलग इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का हत्या घनानंद ने ही कर दिया था और इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो है अभी उनके साथ नहीं थे, केवल माँ थी और माँ मोड़ा के मदद से या फिर कह लीजिए उनके जो है ना आज्ञा से या फिर कह लीजिए कि सहमति से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उन्हें इस काबिल बनाया कि मगध का सम्राट बन सके, घनानंद को हरा सके और ये जो आपके सिकंदर है उसको भारत से बाहर भेज सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप जो है ना ध्यान में रखेंगे। दूसरा बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये मौर्य वंश जो है इसके बारे में जो हम सब कुछ जानने वाले हैं तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? ये तो बहुत अगर देखा जाए तो लगभग 2500 साल पुराना बात है। तो 2500 साल पुराना बात, इसका स्रोत क्या है? मौर्य वंश के इतिहास का स्रोत, यानी कि मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए कई जगहों से मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगर देखा जाए पुरातात्विक स्रोत के बारे में, पुरातात्विक स्रोत अगर देखा जाए पुराने चीज़ों के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो पुरातात्विक स्रोत में याद रखिएगा जूनागढ़ का अभिलेख। कहाँ का अभिलेख? तो जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसे और एक और अभिलेख है शाहगौर। कहाँ का प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा शाहगौर। जूनागढ़ एवं शाहगौर का जो अभिलेख है इससे भी जानकारी जो है मिलता है मौर्य वंश के बारे में। ये अभिलेख है दोनों, जूनागढ़ का अभिलेख और शाहगौर अभिलेख, अगर पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तब। दूसरा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर हम विदेशी यात्री का विवरण देखें, किस किस विदेशी यात्री ने मौर्य वंश के बारे में विवरण दिया है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे फेमस है इंडिका, ठीक है। विदेशी यात्री, ठीक है ना, विदेशी, ये सब चीज़ों को लिखते चलिएगा क्योंकि हो सकेगा तो मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। विदेशी यात्री का विवरण, विदेशी यात्री का अगर विवरण देखा जाए, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इंडिका है। क्या प्यारे बच्चों? तो इंडिका, इंडिका बुक का नाम है और इस बुक का जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। कौन है प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज आप याद रखेंगे। और दूसरा जो विदेशी यात्री है अगर देखा जाए तो ऑस्टिन है, इसके बाद जस्टिन भी है। इस लोगों का जो विवरण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंडिका उसमें सबसे क्या है, फेमस है। एक यात्री का और मैं नाम बता देता हूँ, ऑस्टिन,
कौन है प्यारे बच्चों? ठीक है, ऑस्टिन ने अपने विवरण में, और साथ ही साथ एक व्यक्ति और है जस्टिन, क्या नाम है? जस्टिन। ये 3 व्यक्ति अपने विवरण में, अपने बुकों में मौर्य वंश की चर्चा की है और मौर्य वंश के बारे में जानकारी दिया है कि मौर्य वंश ऐसा था, ये राजा थे, ऐसा कार्य करते थे। लेकिन सबसे फेमस कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बुक का नाम है इंडिका। इंडिका में मौर्य वंश के बारे में बहुत ही डिटेल में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये विदेशी लेखक है, इसीलिए हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के लेखक कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, लेकिन विदेशी को क्या लिखने की जरूरत है उल्टा पुल्टा, ठीक है, या फिर बढ़ा चढ़ा करके। तो इंडिका में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है। अगर साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें, साहित्य के बारे में बात करें, ठीक है, साहित्यिक स्रोत याद रखिएगा। अगर देखा जाए कि साहित्य में कहाँ कहाँ पर जो है मौर्य वंश की चर्चा है, तो उसमें सबसे फेमस है प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र। साहित्यिक स्रोत में सबसे फेमस साहित्य क्या है? अर्थशास्त्र है। यह आप जो है याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। अब यह अर्थशास्त्र क्या है? इसके लेखक चाणक्य है प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र बुक का नाम है और इस बुक के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त आप कह सकते हैं या कौटिल्य भी कह सकते हैं। ये बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इस बुक का संबंध है राजनीतिक शास्त्र से। याद रखिएगा, पूछेगा अर्थशास्त्र का संबंध है, ए ऑप्शन देगा आपको अर्थशास्त्र से, बी ऑप्शन राजनीतिक शास्त्र से, सी ऑप्शन आपको कुछ और देगा, डी ऑप्शन कुछ और देगा। कई बच्चे तो बोलेंगे कि भाई अर्थशास्त्र बुक का नाम है तो इसमें अर्थशास्त्र के भी ही बारे में जानकारी होगा, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीतिक की बातें की गई है। किसकी बातें की गई है? राजनीतिक की बातें की गई हैं। ये आप याद रखेंगे, राजनीतिक के बारे में जानकारी दिया गया है। और मौर्य वंश के बारे में तो कूट कूट करके इसमें जानकारी भरा हुआ है, क्योंकि चाणक्य खुद याद रखेंगे कि मौर्य वंश के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो प्रधानमंत्री खुद थे, इनको तो और ज़्यादा डिटेल में जानकारी रहा होगा। एक तो साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र है, दूसरा याद रखेंगे मुद्रा राक्षस बुक का नाम है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस, ठीक है, नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये हकीकत है। मुद्रा राक्षस भी एक बुक है, जिस बुक में जो है मौर्य वंश की चर्चा है और साथ ही साथ जैन, ठीक है, एवं बौद्ध, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में भी, जैन एवं बौद्ध, ठीक है, ग्रंथ में भी प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि मौर्य वंश की चर्चा है। तो कहाँ कहाँ पर मौर्य वंश की चर्चा है? जूनागढ़ अभिलेख और शाहगौर अभिलेख से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विदेशी यात्री में देखा जाए तो इंडिका बहुत ही फेमस है, और ऑस्टिन और जस्टिन जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने भी चर्चा किया है अपने बुकों में। इसके बाद साहित्यिक स्रोत देखा जाए तो अर्थशास्त्र में, इसके बाद मुद्रा राक्षस में, जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें भी जो मौर्य साम्राज्य है इसके बारे में जानकारी प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मिलता है। और एक साहित्य और है, नाम है राजतरंगिणी, मैं भूल रहा था इसको, याद रखिएगा राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी इस तरीका से लिख लीजिएगा, ये वाला ना होगा। राजतरंगिणी भी साहित्य ही है और इस साहित्य में भी मौर्य वंश की चर्चा है। यह आप प्यारे बच्चों याद रखने की जो है ना कोशिश करिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हम लोग मौर्य वंश के बेसिक जानकारी को समझ चुके हैं। मौर्य वंश का इतिहास हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि इतिहास का स्रोत क्या है वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुद्रा राक्षस जो है, ये जो बुक आप देख रहे हैं मुद्रा राक्षस, इसके लेखक है विशाख दत्त, नाम याद रखिएगा। लेखक कौन है? बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। विशाख दत्त
मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस जो बुक है, जो साहित्य है, इसके क्या है, लेखक है विशाख दत्त की जो आपका पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है कि नंद वंश का कैसे कैसे अंत हुआ और मौर्य वंश का कैसे कैसे उदय हुआ, यानी कि कैसे कैसे मौर्य वंश विकसित हुआ। इसकी बहुत ही डिटेल जानकारी है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए विशाख दत्त के जो है ना अनुसार चाणक्य के सहयोग से, किसके सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद का अंत किया था। इसी में लिखा हुआ है, किसमें, मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है कि चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत किया था। और याद रखिएगा घनानंद की एक पुत्री थी, नाम था दुर्धरा। ठीक है, घनानंद की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, ठीक है, दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा, ये दुर्धरा किसकी पुत्री थी, घनानंद की। ठीक है, मुद्रा राक्षस में ही इस बात का चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और मौर्य वंश का स्थापना किया। चूंकि दुर्धरा एक अच्छा सोच की लड़की थी, ये अपने पिता से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा सोच इनके पिता का था वैसा बिल्कुल भी दुर्धरा का सोच नहीं था। इन सब कारणों से चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा से विवाह कर लिया। ठीक है, इसका मतलब दुर्धरा क्या हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हुई। दुर्धरा कौन हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हो गई दुर्धरा। ठीक है, और यह है किसकी पुत्री थी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया, घनानंद। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, मुद्रा राक्षस में ही दी गई है। इसके बाद आपको याद रखने की एक बात और जरूरी है कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो है आपका इंडिका, ठीक है, इंडिका जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेगास्थनीज की पुस्तक है और इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इसी बुक में प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, इंडिका में ही आपको पता होना चाहिए कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था, यह भी बताया गया है। मौर्य काल में समाज कितने भागों में बटा था, 7 भागों में बटा था, यह बताया गया है। जैसा कि आपने वैदिक काल में देखा होगा कि समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। कुछ उसी प्रकार से 7 भागों में बटा हुआ था मौर्य वंश के टाइम पर समाज, मगध का समाज। और इसकी चर्चा कहाँ है, इंडिका में की गई है। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, इसमें की गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, यानी कि बंगाल को भी जीतने का कोशिश किया था। किसको जीतने का कोशिश किया था प्यारे बच्चों, तो बंगाल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। और आगे के चीज़ों को भी आप लोगों को क्या करना है, सीखते समझते चलना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। हम बढ़ते हैं कुछ आगे। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल पर भी, कहाँ पर, बंगाल पर भी प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धावा बोला था और उसको मिलाने की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख है महास्थान, ठीक है, महास्थान का जो अभिलेख है उससे मिलती है। एक बात मैं आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पर आपको बता दूँ, शुरू में ही क्लियर कर दूँ कि जो चाणक्य थे, ठीक है, कौन प्यारे बच्चों, तो नाम याद रखेंगे चाणक्य। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चाणक्य ने सबसे पहली बार सपना देखा था अखंड भारत का। किसका, याद रखेंगे, अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत का सबसे प्रथम बार सपना किसने देखा, तो चाणक्य ने देखा। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर भी लगभग देख सकते हैं भारत 16-17 भागों में क्या था, बटा हुआ था। भारत के अंदर कितने थे, 16 महाजनपद थे कुल। भारत के अंदर कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और ये 16 आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, ये 16 आप राज्य कह लीजिए और 16 राजा थे एक तरह से, मुख्य रूप से मान लिया जाए तो। और ये 16 आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और यह बात चाणक्य को अच्छा नहीं लगता था। ये अगर देखा जाए तो देश के लिए चाणक्य बहुत सोचते थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता के लिए,
देश के विकास के लिए चाणक्य बहुत सोचते थे। और चाणक्य सपना देखे थे अखंड भारत बनाने का। अखंड भारत बनाने का इनका एक ही लक्ष्य था कि जब ये 16 राजा मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो भारत का शक्ति बढ़ेगा, क्योंकि एकता में ही बल है, इनको भी पहले से ही पता था। ठीक है, और भारत का शक्ति जब बढ़ेगा तो कोई भी बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा और जल्दी आक्रमण नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो आप देखे थे कि सिकंदर आया था, उस टाइम पर भारत में एकता नहीं थी, आम्बिक को हराया, पोरस को हराया, और इस तरह धीरे धीरे हराते हराते वो पूरे देश को हरा देता। लेकिन अगर ये 16 राजा एक साथ मिल करके सिकंदर का सामना करते तो सिकंदर का पैंट ढीला हो जाता भाई, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए चाणक्य चाहते थे कि भाई पूरा अखंड भारत मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा। और अखंड भारत बनाने का जो काम है इन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, क्योंकि चाणक्य तो एक गुरु है, ये थोड़ी ना हथियार चलाएंगे, ये थोड़ी ना जो है लड़ने जाएंगे युद्ध में, ये तो नीति देंगे और जो है विचार देंगे, तरीका बताएंगे। लड़ना तो चंद्रगुप्त मौर्य को है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ठान लिया था कि मैं अपने गुरु का सपना पूरा करूंगा, लेकिन ये बहुत हद तक नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे राज्यों को इन्होंने मिलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे राज्यों को मिलाया। आगे हम आपको बताएंगे कि किस किस को मिलाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले अगर देखा जाए तो बंगाल पर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बंगाल पर भी आक्रमण किए थे, बंगाल अभियान भी चलाया था इन्होंने, और बंगाल को मिलाने का कोशिश भी किया था। ठीक है, ये सारे चीज आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त जब शासन संभालता है तो शासन संभालने के बाद जुट जाता है अखंड भारत के सपना को पूरा करने में, जो सपना उसके गुरु चाणक्य ने देखा था। और देख सकते हैं बंगाल को मिलाया, और भी आगे आगे हम आपको बताएंगे किस किस राज्य को किस तरीका से उन्होंने अपने में मिलाने का जो है काम किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि है ना, गोरखपुर में, कहाँ पर, गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख है, जहाँ जैसा कि हम आपको अभी बता भी रहे थे शाहगौर अभिलेख के बारे में। ये ताम्र अभिलेख है, यानी कि तांबा पे लिखा गया है इनके बारे में जानकारी। इस अभिलेख से जो है ना अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्य की चर्चा की गई है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गोरखपुर में जो शाहगौर ताम्र अभिलेख है, अभिलेख का सीधा सीधा मतलब होता है जानकारी लिखा हुआ। तो पहले के राजा पत्थर पे भी कुछ जानकारी लिखवाते थे, कुछ तांबा पे, कुछ पिलर पे। पिलर को हम लोग स्तंभ कहते हैं। स्तंभ लेख का शुरुआत मौर्य वंश में ही हुआ है, अशोक ने किया है। हम आपको आगे बताएंगे शिलालेख का भी शुरुआत अशोक ने किया है। तो शाहगौर का जो अभिलेख है जो गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जब भारत मगध में 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे राहत का कार्य किया था, बचाने का, या फिर जैसे अभी भी देखते हैं बाढ़ भूकंप आता है तो राहत के लिए शासक जाते हैं, या फिर सेना वना को भेजा जाता है, उसी तरह से इन्होंने क्या क्या किया था उसकी जानकारी जो है दी गई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने जिन जैन गुरु से शिक्षा लिया था उनका नाम था भद्रबाहु। नाम याद रहेगा, ठीक है, भद्रबाहु। ठीक है, इनके टाइम पर 2 जैन गुरु थे, एक तो था भद्रबाहु और एक थे जो है एक भद्रबाहु थे, और एक जो है इन ऐसा ही करके एक नाम था जो कि हम आपको आगे बता देंगे। भद्रबाहु और एक था, एक का नाम अभी नहीं याद आ रहा है, जो कि हम आपको पीछे के क्लास में बताए भी थे। तो किन से शिक्षा लिया था इन्होंने? भद्रबाहु से। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और भद्रबाहु के साथ ही ये कर्नाटक चल गए थे अकाल के टाइम पर।
भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक चल गए थे श्रवणबेलगोला अकाल के समय में, और वहीं पर जो है उनका मृत्यु भी हो गया था। श्रवणबेलगोला में आप याद रखेंगे कि ये 298 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है मृत्यु, जो कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। ये सारा चीज़ जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ये अपना प्राण त्याग देते हैं। पूछा अगर जाए कि किस विधि से प्राण त्यागते हैं, तो याद रखिएगा संलेखना विधि। संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। अब इसके बारे में अगर कुछ विशेष जानकारी अगर लेने की कोशिश करें तो आप केवल याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, कौन व्यक्ति है? व्यक्ति का नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात में है, से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, सरकारी खर्च से गुजरात के, है ना, सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है ना सुदर्शन झील बनवाया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। सुदर्शन झील बनवाने का काम, ठीक है, झील बनवाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सुदर्शन झील कहाँ बनवाया गया था? तो अगर बात किया जाए तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में। कहाँ पर? गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है। आप गुजरात भी याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये सुदर्शन झील आपको कोई साधारण चीज़ नहीं दिखना चाहिए। आगे के इतिहास में भी सुदर्शन झील का चर्चा होगा, तो आपको इसे याद रखने की जरूरत है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ निर्माण करवाया? तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में निर्माण करवाया था। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी आपको मैंने पहले ही बताया है कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। चाणक्य का जो पुस्तक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? राजनैतिक पुस्तक है। यह आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? तो आप याद रखेंगे कि ये आचार्य थे, शिक्षक थे। अपने जो अगर चाणक्य के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में? वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ज्ञान के दृष्टि से बता देता हूँ। चाणक्य के पिताजी का नाम, चाणक्य के पिताजी का नाम अगर आपसे कोई पूछ दे तो याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था गुनी। क्या नाम था प्यारे बच्चों? गुनी इनके पिताजी का नाम था। यह आप जो है याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बहुत ही जानकारी प्राप्त किया। अब हल्का और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। यह हमने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा याद रखिएगा कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भाई साहब, चाणक्य तो एक तरह से गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, लेकिन जब राजा बनने की बारी आई तो गुरु ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और कहा कि आप राजा बनिए और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। क्या बनता हूँ? प्रधानमंत्री। जिसने अर्थशास्त्र लिखा था, चाणक्य ने ही क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। जब अखंड भारत की चर्चा हुई तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु का सपना पूरा करने के लिए
बहुत सारे राज्य को अपने में मिलाने का शुरुआत किया। और आपको जैसा कि पता है कि सिकंदर आया था भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो पंजाब का क्षेत्र है या काबुल का क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो पूरा तरीका से सिकंदर ने जीत लिया था। किस किस से? तो एक आम्भिक से और एक पोरस से ये क्षेत्र जीत लिया था और सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। और यहाँ पर काबुल, कंधार, हेरात और जो 2-4 क्षेत्र है वहाँ पर अगर देखा जाए सिंध का क्षेत्र, जो पोरस थे वो सिंध के राजा थे। कहाँ के राजा थे? सिंध के राजा थे। और आम्भिक तक्षशिला के राजा थे। तो आम्भिक जो है तक्षशिला याद रखेंगे। अभी का अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया भी था पीछे की क्लास में कि तक्षशिला अभी है कहाँ? तो अफगानिस्तान में। और सिंध अभी देखा जाए तो मुख्य रूप से पाकिस्तान के पास है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तब इस पर शासन कर रहा था सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को यह 2 क्षेत्र जीत करके दे दिया था और चला गया था। सेल्यूकस निकेटर शासन कर रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि सबसे पहले इस विदेशी को भगाओ, यहाँ से इस विदेशी को क्या करो? भगाओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर पर हमला कर दिया, अपना सेना लेकर के क्या कर दिया? हमला कर दिया। सेल्यूकस निकेटर को पहले ही लग गया कि भाई इतना बड़ा राक्षस आदमी है, ये हमको जीतने नहीं देगा। ये पहले ही जो है युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन बीच युद्ध में इसका मन बदल गया और ये सोचा कि किसी तरह युद्ध क्या हो जाए? रुक जाए। किसी तरह युद्ध क्या हो जाए? रुक जाए। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी कार्नेलिया को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? युद्ध क्षेत्र में। एकदम समझ सकते हैं कि मेकअप वुकअप मार करके। अब जैसे ही कार्नेलिया युद्ध क्षेत्र में गई, चंद्रगुप्त मौर्य का नज़र उस पर पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य कार्नेलिया पर हो गई लट्टू। और यही तो सेल्यूकस निकेटर चाहता था। सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि किसी तरह यह युद्ध रुक जाए, क्योंकि अगर सेल्यूकस निकेटर को पता था कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मेरी हार तय है और इतिहास मुझे याद रखेगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था? हार गया था। तो हारने के बाद क्या होगा कोई गारंटी नहीं था। इसीलिए जो है कार्नेलिया को सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध क्षेत्र में भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही उसको देखते हैं कार्नेलिया बहुत ही सुंदर विदेशी महिला थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सोचते हैं कि इस लड़की से विवाह किया जाए और चंद्रगुप्त मौर्य संदेश भेजते हैं सेल्यूकस निकेटर को कि एक शर्त पर मैं आपको छोड़ सकता हूँ जीवित। कहा क्या शर्त है? कहा कि कार्नेलिया से मेरा विवाह करवा दीजिए। कहा भाई साहब, सेल्यूकस निकेटर कहा कि मैं यही तो चाहता था कि किसी तरह आप रुके और मेरा जीवन आप दान दे दे, ठीक है। और जो सिकंदर है कार्नेलिया से शादी कर लेता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को हराया, वो ये हराया लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है उस तरह से देखा जाए तो हराया ही था। इसके बाद जो है सिंध के उपरांत जो है निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी एवं बदले में काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। किसके रूप में? दहेज के रूप में। किसके रूप में? दहेज के रूप में। कहा कि भाई मैं अपने बेटी का शादी तुमसे कर देता हूँ और ये 4-5 क्षेत्र जो अगर देखा जाए तो सिंध और तक्षशिला, ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दिया था। याद रख सकते हैं कि बिहारी बहुत ज़्यादा दहेज लेता है और आज से नहीं, इतिहास में 3000 साल पहले से ही दहेज लेता आ रहा है। और अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ठहरे बिहारी। इन्होंने दहेज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो उस टाइम पर काबुल, कांधार, हेरात और मकरान ये 4 क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, सिंध, पंजाब या फिर आप तक्षशिला कह सकते हैं।
तो दहेज के भूमि पर आज दो देश खड़ा है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। ये दहेज में दे दिया था, तब जाकर के जो है आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य खुश हो गए थे और उसने अपने दूत, ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ तो सेल्यूकस निकेटर ने ये जमीन तो दे ही दिया दहेज में, साथ ही उसने अपने एक दूत, नाम था मेगास्थनीज, को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की। तो इंडिका का रचना करने वाले कौन है? इंडिका का रचना करने वाले मेगास्थनीज ही है। और मेगास्थनीज क्यों आए थे? सेल्यूकस निकेटर के कहने पर आए थे। कहाँ? मगध। सेल्यूकस निकेटर को शक था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पुत्री को कैसे रखेगा, नहीं रखेगा, सही से देखभाल करेगा कि नहीं करेगा। इसी का जानकारी जुटाने के लिए या फिर कह लीजिए देख रेख के लिए मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने जो है ये मगध भेजा था कि भाई तुम मेरे पुत्री के साथ जाओ, इसका ख्याल रखोगे। और ये जो है एक बुक का रचना कर दी जिसका नाम था इंडिका। क्या याद रखेंगे? इंडिका, ठीक है। ये तो एक तरह से देखा जाए तो दूत बनकर आया था। मेगास्थनीज जो है क्या बन के आया था? दूत बनकर आया था, भेजा गया था। लेकिन याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में खूब भर भर के भराई किया है मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, क्योंकि बिहार में जो आता है वो बिहारी का हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मगध तो उस टाइम पर क्या था? बिहारी था। ये सारा चीज़ आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। आगे आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जैन गुरु से शिक्षा ली थी, जो कि हमने आपको शुरू में ही क्या बताया। इन्हीं दोनों की वजह से दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों दक्षिण भारत चले गए थे, कर्नाटक, श्रवणबेलगोला, और वहाँ पर गए थे। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या हो गया? जैन धर्म का प्रचार हो गया, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। इन सब बातों को क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। यहाँ पर एक याद रखने वाली बात और है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों का उपहार सेल्यूकस को, है ना, सोनपुर मेला से ही खरीद कर दिया था। यानी कि सोनपुर मेला आज का नहीं है। सोनपुर मेला मौर्य साम्राज्य के समय से पहले भी चलता था, मौर्य साम्राज्य के टाइम पर भी चलता था। और सोनपुर मेला से 500 हाथी खरीद करके चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिया था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है, इस लोगों को हाथी उथी का उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। ना हाथी इन लोगों के सेना में शामिल था, ना ये लोग कभी यूज करते थे। तो 500 हाथी, अभी एक हाथी देने में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमें तो लगता है कि एक हाथी लगभग 50-60 लाख का न कहीं हो जाए, ठीक है। और वो कितना हाथी दिए थे? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को एक तरह से कह लीजिए कि गिफ्ट में दे देते थे। और सोनपुर मेला का सर्वाधिक विकास मुगल शासन काल में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। सोनपुर मेला सबसे ज़्यादा फेमस कब हुआ? तो मुगल के शासन के टाइम पर। कौन मेला? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला का अगर चर्चा हो रहा है तो मैं एक दो बात सोनपुर मेला से संबंधित आपको बता ही देता हूँ। ये बिहार के सोनपुर में लगता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये लगभग ठंडी के टाइम में 1 महीने ये मेला चलती है, लगभग 30 दिन। कितना दिन? 1 महीने का यह मेला लगता है। इसमें आप किसी भी प्रकार का पशु खरीद सकते हैं, क्योंकि सब प्रकार का पशु यहाँ पर बिकते हैं। और पशु के साथ साथ अब तो कपड़े या फिर मेला में जो भी चीज़ आप खरीद सकते हैं वो सब यहाँ पर बिकता रहता है, ठीक है। तो सोनपुर मेला के बारे में याद रखेंगे। ये भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो बिहार के सोनपुर में लगता है। और ये आज नहीं, ये मौर्य साम्राज्य के शासन काल से ही फेमस चला आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में। आपको जैसा कि हमने बताया था कि 298 ईसा पूर्व में आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका मृत्यु हो गया। और
बिंदुसार उसका जो है अगला उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य का, और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व, घट रहा है ना, ईसा पूर्व घटता ही है, बीसी जो है वो क्या होगा, घटेगा, मगध पर शासन किया। अगर हम बिंदुसार के बारे में कुछ बात जानने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा कि बिंदुसार के माता के बारे में अगर पूछा जाए कि बिंदुसार की माता कौन थी, तो याद रखिएगा दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा बिंदुसार की माता थी। दुर्धरा के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि यह जो है घनानंद की पुत्री थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था इसके पिता के मृत्यु के बाद। तो दुर्धरा माँ है बिंदुसार का। बिंदुसार जो है अगला राजा बनता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, इसलिए इसको क्या किया जाता है, राजा बनाया जाता है। इसके दरबार में याद रखेंगे सीरिया के नरेश, सीरिया के नरेश, कहाँ के नरेश, सीरिया के नरेश, नरेश मतलब राजा। ठीक है, एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकर्स को भेजा था। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि डायमेकर्स, डायमेक्स भी आप बोल सकते हैं, डायमेकर्स कई कई जगह पे लिखा होता है। तो डायमेकर्स किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ये सीरिया का रहने वाला था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। आप डायमेकर्स के बारे में सीधा सीधा ये बात भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और अब ज़्यादा नहीं है, कुछ ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना पड़ेगा बिंदुसार से संबंधित। बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा कि ये उतना योग्य शासक नहीं थे जितना योग्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेहनती, कर्मशील, उतना मेहनती बिंदुसार नहीं थे। आप बिंदुसार के बारे में इसी से जानकारी लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार का 100 पुत्र था। लो भाई, बिंदुसार के कितने पुत्र थे, 100 पुत्र, और इसी 100 में एक पुत्र अशोक भी थे। कौन, अशोक, अशोक सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने, सम्राट अशोक भी थे। ठीक है, अब जरा आप सोच ही सकते हैं, जिसके 100 पुत्र हो उसको भला दूसरे काम के लिए समय कहाँ से मिलेगा। समझ में आ रहा आपको बात, ठीक है कि नहीं। जिसको 100 पुत्र हो भला उसको दूसरे काम के लिए समय कहाँ से मिलेगा। और यही कारण है कि इन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ अलग नहीं किया। पुत्र का जन्म होते रहा और कुछ विशेष कार्य इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। अगर देखा जाए बहुत बड़ा कार्य इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला, जो कि कश्मीर के आसपास के बारे में बात करें, में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला कश्मीर के हिस्सा में 2 बार विद्रोह हुआ। ठीक है, और उस विद्रोह के समय पर आप याद रखेंगे कि तक्षशिला का जो राज्यपाल था बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। सुसीम याद रखेंगे। एक 2 ही पुत्र का अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, हम बिंदुसार के 2 पुत्र का चर्चा करेंगे, एक तो सुसीम और दूसरा अशोक। जिस समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, वो भी 2 बार विद्रोह हुआ, उस समय तक्षशिला का राज्यपाल कौन था, बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीम था। ठीक है, जो विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। सुसीम विद्रोह को दबा नहीं पाया था। अरे कहीं पर जनता विद्रोह कर देती तो उसको शांत करना, समझाना बुझाना वहाँ के राज्यपाल का काम होता है, तो जो वो कर नहीं पाया। याद रखेंगे सुसीम बड़ा तो था, लेकिन यह भी एक तरह से देखा जाए तो योग्य व्यक्ति नहीं था, राजा के लायक नहीं था यह। ठीक है, अगर यह राजा बन जाता भारत का तो बुड़ा देता, भारत को क्या कर देता, बर्बाद कर देता। ठीक है, लेकिन यह राजा नहीं बन पाता, अशोक राजा बनता है। आगे हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। जब सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाया, तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे जो है ना अशोक को भेजा, और अशोक गया और एक ही बार में अशोक ने क्या कर दिया, तक्षशिला में जो विद्रोह चल रही थी उसको दबा दिया। तक्षशिला सुसीम का था,
वहाँ के राज्यपाल सुसीम थे, लेकिन वहाँ के विद्रोह को दबाने कौन जा रहा है? अशोक। इसका मतलब अशोक में कुछ खास बात है। अशोक उस समय पर तक्षशिला के राज्यपाल नहीं थे। ये आपको याद रखना है कि अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे अशोक, ठीक है। लेकिन अवंती को तो देख ही रहे थे, साथ ही इसने तक्षशिला को भी देखा। यहीं से पता चलता है कि सुसीम योग्य नहीं था और अशोक योग्य थे। ये काबिल व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति थे, ठीक है। और इसी दिन बिंदुसार को लगा कि सुसीम को मैं राजा नहीं बनाऊंगा, अशोक को बनाऊंगा, क्योंकि सुसीम योग्य नहीं है, अशोक किसी भी काम को कर ले रहा है। अशोक ने क्रूरता से तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि राजा के अंदर क्रूरता तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप अगला जो है याद रखेंगे कि एक व्यक्ति है कलहन, ठीक है। और कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर सुनते हैं ना आप लोग, जम्मू कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है श्रीनगर, श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कलहन व्यक्ति है, उनका एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका हम पीछे चर्चा भी किए हैं। तो राजतरंगिणी में ही लिखा गया कि श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। बिंदुसार के बारे में याद रखेंगे कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को किसके नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। बिंदुसार के बारे में पहला बात याद रखेंगे, इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात मतलब शत्रु विनाश, शत्रु का विनाश करने वाला, सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं। दूसरा, आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया, इसके बाद अशोक को भेजा गया। अशोक सफल रहा था इसमें। दूसरी बात याद रखेंगे कि बिंदुसार के दरबारी थे डायमेकस या डायमेक्स, कहीं कहीं जगह पे लिखा, कहीं पे डायमेकर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अशोक को। किसको पढ़ेंगे? अशोक को पढ़ने वाले हैं। अशोक सबसे फेमस शासक है अगर देखा जाए मौर्य वंश का, तो या मौर्य वंश का क्या कहते हैं आप, प्राचीन भारत का ही कह लीजिए। प्राचीन इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे अगर देखा जाए चतुर शासक, योग्य शासक, तो अशोक ही है। अशोक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत लंबा चौड़ा हम लोग ज्ञान लेने वाले हैं अशोक के बारे में। तो अगले क्लास में आप लोग अशोक से रिलेटेड जानकारी लेंगे, ज्ञान लेंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए अगले क्लास का। आशा करते हैं कि आज का क्लास जो है आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य को देखा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।